इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA यानी कि वो विधि जिसके तहत ये पता लगाया जाता है कि कानून पे पर्यावरण पे कितना प्रभाव पड़ेगा। वो असेसमेंट जो है, वो पूरी प्रक्रिया जो है उसे EIA कहते हैं। सरकार जो है संशोधन करना चाह रही है इसमें। सरकार का कहना है कि एक तरीके से संशोधन के द्वारा ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता जो है बढ़ेगी, इंप्रूवमेंट होगी। पहले ये आरोप लग चुके हैं कि जहां डिले आता है एनवायरमेंटल क्लियरेंस में, तो अक्सर भ्रष्टाचार के जो है आरोप आते हैं कि डिले इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग अपना पैसा बनाएं। ये आरोप हैं। वहीं दूसरी तरफ काफी पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि ये संशोधन जो है कानून को जो है कमजोर करेगा। काफी इसमें जो है इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, चिंता के इश्यूज ये भी हैं कि जो नए मॉडिफिकेशन जो आ रहे हैं, अमेंडमेंट्स जो आ रहे हैं, उसके हिसाब से इंडस्ट्री जो है, कई इंडस्ट्रीज जो हैं वो अपना कामकाज पहले शुरू कर सकती हैं, एक्सपेंशन कर सकती हैं, और बाद में पर्यावरण क्लियरेंस जो होता है, जो मैंडेटरी है अब तक, वो बाद में ले सकती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये खतरनाक है क्योंकि ऑलरेडी काफी जो है ढील देती है इंडस्ट्री। सही तरीके से एनवायरमेंट क्लियरेंस अगर नहीं लेती है या उसके बाद भी काम नहीं होता ठीक तरीके से संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, और अगर ऐसी छूट दे दी जाए तो बहुत ही खतरनाक होगा। इस इम्पोर्टेंट इशू को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान हैं। विक्रांत तोंगड़ जो एक एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, कॉन्जर्वेशनिस्ट भी हैं, और इस केस में याचिकर्ता भी हैं दिल्ली हाई कोर्ट के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत हमसे बात करने के लिए। और साथ साथ विजय पंजवानी जी भी हैं जो बहुत जाने माने एनवायरमेंटल लॉयर हैं, और काफी सालों से उन्होंने काफी पहल की है एनवायरमेंट को लेके। मसूरी के पास कहीं अभी हैं, PCB के वो हैं, वो स्टैंडिंग काउंसिल भी हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के। सबसे पहले मेरा सवाल विक्रांत आपके लिए, आप पिटिशनर हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, आपकी मेन जो है प्रेयर क्या है दिल्ली हाई कोर्ट के सामने, और कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट का यही ऑब्जर्वेशन आया कि 17 अगस्त को नेक्स्ट हियरिंग है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना व्यू रखना चाहिए। शायद उनका कोई प्लान हो ऑलरेडी टाइम एक्सटेंड करने के बारे में, क्योंकि टाइम एक्सटेंड की बात इसलिए की जा रही है बार बार क्योंकि पब्लिक को प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया है। क्योंकि इस कोविड क्राइसिस में, कोविड-19 के क्राइसिस में लोग अपनी हेल्थ का गौर करें या लोग ड्राफ्ट के बारे में डिस्कशन करें। इसके अलावा लोग चाहकर भी मिल नहीं पा रहे हैं एक दूसरे, क्योंकि इस तरह के इंपोर्टेंट ड्राफ्ट के ऊपर सर बहुत डिटेल डिस्कशन होते हैं। जब वेटलैंड रूल्स 2017 आए थे, हमने उसके बारे में भी जगह जगह मीटिंग्स की थी। तमाम लोगों ने, देश भर में सैकड़ों मीटिंग्स हुई थी। उसके बाद एक छोटा सा वेटलैंड रिलेटेड नोटिफिकेशन पे लोगों ने अपना ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स दिए थे। और जब ड्राफ्ट EIA की बात हो रही है तो अल्टीमेटली मेरा कहना यही है, हाईकोर्ट में हम लोग इन्हीं प्रेयर्स के साथ गए कि टाइम एक्सटेंड होना चाहिए। 30 जून को वो प्रेयर मानी गई। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसमें एक लैंडमार्क ऑर्डर भी दिया। लेकिन जो पर्पस था कि रीजनल लैंग्वेज में, वर्नाकुलर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहिए। आपके लिए चिंता का ये विषय है, क्यों? मेन आपके हिसाब से मेन क्या प्रॉब्लम एरियाज हैं? अगर आप ड्राफ्ट EIA की बात कर रहे हैं कि ड्राफ्ट EIA के ऊपर क्या क्या कंसर्न है मेनली, हाँ, ये वैसे ड्राफ्ट EIA अपने आप में रखने लायक ही नहीं था। देखिए, हम उस डॉक्यूमेंट के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं जिसमें कुछ पॉजिटिव हो। पॉजिटिव से मेरा मतलब केवल एनवायरमेंटलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी, ये देश के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत कारगर बिल साबित या कारगर ड्राफ्ट या नोटिफिकेशन साबित होने वाला नहीं है। तो जहां तक ऑब्जेक्शंस की बात है, क्योंकि टाइम को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ एक तरह से बुलेट पॉइंट पर ही डिस्कस कर सकते हैं, लिमिटेड पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहला इश्यू है, हमारा जो मेन ऑब्जेक्शन है सर, कि पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस। EIA नोटिफिकेशन का 1994 में जो पर्पस था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आइडिया था, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन का आइडिया था, उसका पर्पस ये था कि प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस। ये EIA नोटिफिकेशन मेनली प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस की बात करता है। प्रायर से मेरा मतलब है कि किसी प्रोजेक्ट के आने से पहले इनिशियल फेज में एनवायरमेंटल क्लियरेंस लिया जाए। अगर पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस, ये इसलिए जरूरी है, कंस्ट्रक्शन फेज में मेनली एनवायरमेंटल डैमेज होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट, चाहे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, चाहे वो कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है। कंस्ट्रक्शन फेज, पोस्ट कंस्ट्रक्शन फेज, दो फेजेस में एनवायरमेंट डैमेज होता है। ये कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसलिए प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना जरूरी है, क्योंकि साइट असेसमेंट प्रॉपर किया जा सके जहां कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आ रहा है। अगर प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं है तो पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस का मतलब है एनवायरमेंटल डैमेज हुआ, बाद में आप उसके लिए कुछ रेमेडी लेना चाह रहे हैं, बाद में रेमेडी में
उस तरह के रिलीफ शायद लोकल सोसाइटी को या एनवायरनमेंट को नहीं मिल पाएंगे। इसलिए इसका पर्पज ये था। तो हमने पोस्ट फैक्टो का जो प्रोविजन किया है, एक तरह से रेगुलाइज कर रहे हैं इलीगल एक्टिविटी को। अगर किसी ने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया है, किसी इंडस्ट्री ने, किसी बिल्डर ने या किसी प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट ने, तो उसके पास एक लीगलाइज विंडो है कि वो कभी भी जाकर ले सकते हैं। तो ये पंजवानी जी जो विक्रांत कह रहे हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पूरा जो बनाया गया था कानून, प्रायर क्लियरेंस की बात की गई थी। अब पोस्ट फैक्टो मतलब आप बना लीजिए एक तरीके से, जैसे अवैध निर्माण किया जाता है, चलिए बिल्डिंग बना दी, कंपाउंडिंग फीस दे दीजिए, लेकिन यहाँ पर्यावरण के संरक्षण की बात कर रहे हैं। आपने पेड़ काट दिए तो ये नहीं कि नई बूटी बनाएंगे तो उसको 20 साल जो लगे थे पेड़ तो एकदम तुरंत नहीं आ पाएगा। तो नुकसान जो हुआ पर्यावरण और लोगों के जीवन और हेल्थ को लेके, वो स्ट्रेट अवे होगा। पेनल्टी भी लगाएं, जितना ही पैसा दें। तो ये चिंता का विषय, क्या इससे आप सहमत हैं पंजवानी जी? देखिए, आपको मैं, ये इतना सीधा साधा क्वेश्चन नहीं है कि पूरी पावर एमओएफ के पास है, ऐसा नहीं है। अब जैसे कोई फैक्ट्री लगानी है, चाहे वो छोटी हो या मिडिल में हो या लार्ज इंडस्ट्री हो, उसको स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से के पास अप्लाई करना ही है, उससे कंसेंट यानी परमिशन लेनी है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। इसका कोई लेना देना नहीं है उसके साथ। ये जो आप डिस्कशन कर रहे हैं, ये EI नोटिफिकेशन का, ड्राफ्ट का, तो एक पॉइंट तो ये है कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को आप एक तरफा नहीं कर सकते, जैसे उर्दू में कहते हैं नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरा, आपको बिजली चाहिए तो उसमें परमिशन की जरूरत पड़ती है। आपको लैंड चाहिए तो लैंड एजेंसी अलग है। तो इस तरह से कम 15-16 एजेंसीज की परमिशन लेनी होती है। पेड़ कटिंग, अब ट्री कटिंग देखिए आप, ट्री कटिंग इतना आसान नहीं है, पूरे इंडिया में कहीं भी आसान नहीं है। जैसे ही आपने पेड़ को हाथ लगाया, सीधा FIR होता है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। तो पूरा का पूरा पावर, पिटिशनर ये सोच रहे हैं कि पूरा का पूरा पावर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में और पूरा का पूरा पावर EIA में। EIA में नहीं है पूरा पावर। इसके बाद पोस्ट फैक्टो परमिशन किस चीज की? पूरे प्रोजेक्ट की। जब ये सारी चीजें ले ली और उसने काम शुरू कर दिया, अब उसके पास 15-16 परमिशंस हैं, उसमें उसको 2-3 साल लग गए परमिशंस ले। ये स्टेट पोल्यूशन बोर्ड से ही 1.5 साल लगता है परमिशन लेने में। 2 तरह की परमिशन चाहिए, परमिशन टू एस्टैब्लिश एंड परमिशन टू ऑपरेट। तो ऑपरेट तो बहुत दूर की बात है, परमिशन टू एस्टैब्लिश, उसमें इतने सारे पॉइंट्स हैं कि आपका जो 90% EI नोटिफिकेशन उसमें कवर हो जाता है। तो ये जो ड्राफ्ट आ रहा है और जो पोस्ट फैक्टो की बात है, ये मुझे डरा नहीं रहा, क्योंकि एज CPCB आई कैन एंटर एट एनी टाइम एंड स्टॉप द वर्क कि तुमने मुझसे परमिशन नहीं ली है, ये काम रोक दो। बट सर ये बताएं कि दूसरी चीज करप्शन की है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट जैसे आपने कहा, यही पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ कि CPCB के सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पावर्स तो हैं, हिंदुस्तान में कानून की कमी नहीं है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कितना होता है? अब विशाखापट्टनम गैस लीक भी जो हुआ था, वहां पर भी उन्होंने एक्सपेंशन जो किया था, वो पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस की बात करते हैं। तो मतलब ऑब्वियसली या तो एकदम लापरवाही हुई, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी नहीं गया वहां पर, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ, लोग मरे, जान माल का नुकसान हुआ। और अगर यही सिस्टम चलेगा, प्रॉब्लम यही है कि कानून की तो कोई कमी नहीं है, हमारे पास बढ़िया से बढ़िया कानून है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये होना कि इंडस्ट्री को तो मेन उनका मोटिव होता है अधिकतर कि भाई प्रॉफिट कमाना। ऑब्वियसली कानून और ढांचा है, लेकिन कितने लोग उसके अंदर ऑपरेट करते हैं, कितने लोग सही समय पे ये लेते हैं? ऑब्वियसली काफी इंडस्ट्रीज जो है कंप्लायंस करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं करते हैं। क्या उन लोगों को और छूट मिल जाएगी इसको लेके? कि आप, ये बहुत सारे अलग इश्यूज हैं। एक इशू है नेग्लिजेंस, दूसरा इशू है करप्शन, ये सब एक हेडिंग आती है एनफोर्समेंट। अब इंडिया में सबको पता है कि एनफोर्समेंट बहुत वीक है, बहुत ही वीक। क्यों वीक है? क्योंकि या तो वो नेग्लिजेंट है, या वो करप्ट है, या वो करप्ट होकर नेग्लिजेंट हो जाता है, वो देखता ही नहीं है। तो इस तरह से इश्यूज को मिलाना नहीं चाहिए। अगर आपकी लड़ाई करप्शन और नेग्लिजेंस से है तो आप वहां उस पर बात करिए,
सरकार का ही कहना है, मैं नहीं कह रहा, सरकार का कहना है कि हम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाना चाह रहे हैं, सिस्टम को एक तरीके से एक सही सिस्टम बना रहे हैं, सरकार का कहना है। ट्रांसपेरेंसी तो है, लेकिन 8 एजेंसीज हैं, 8 करप्ट हो तो आप कितनी और ट्रांसपेरेंसी लाओगे? अभी सुप्रीम कोर्ट भेजती है कोई इंस्पेक्शन के लिए तो 2-2 टीम जाती है हमेशा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये मेरे ही कहने पे शुरू हुआ था, अब ये उसमें ढांचे में आ गया है। जब भी इंस्पेक्शन होगा 2 एजेंसीज जाती है, सीपीसीबी और नीरी, या सीपीसीबी और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये इसलिए जरूरी हो गया था, ये मिल बांट के एक आदमी गया, एक एजेंसी गई, वो पैसे लेके अपनी अच्छी रिपोर्ट दे दी, इसलिए 2 एजेंसीज। अब हमने देखा है कि 2 हो या 3 हो, सारे के सारे बदतमीज करप्ट है। 3-3 एजेंसी आती हैं, उसके बाद भी झूठी रिपोर्ट्स, कुकड अप रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो आप क्या करोगे? अब आपका इशू है, आपका इशू ये नहीं है, ये ड्राफ्ट, ये जो नोटिफिकेशन निकालने वाले हैं, जो इसमें सुविधाएं दे रहे हैं इंडस्ट्री लगाने की, वो एक अलग इशू है, करप्शन नेग्लिजेंस अलग है। नहीं, आप जैसे कह रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक तरीके से इंडस्ट्री के लिए आसान तो हो जाएगा कि आपने कर भी लिया, शुरू भी कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो इन्वायरमेंटल डैमेज है वो लॉन्ग टर्म डैमेज होता है, उसको मतलब रेमेडी नहीं कर सकते। ऐसे डैमेज नहीं हो पाएगा क्योंकि एजेंसीज वहां मौजूद हैं। ऐसे फॉरेस्ट में कोई ट्री काटना थोड़ी कोई शुरू कर देता है। पूरा इंडिया का जो फॉरेस्ट है उसमें फॉरेस्ट ऑफिसर्स ड्यूटी पे हैं पूरे इंडिया में। पब्लिक कंसल्टेशन का टाइम भी कम किया गया, 30 दिन से 20 दिन कर दिया है। नहीं, उसको किया है, उसका प्रस्ताव यही है। एंड दूसरा, कंसल्टेशन का टाइम कम नहीं किया है, कंसल्टेशन के ये 20 दिन कर दिए हैं, तो 20 डेज, तो 30 से 20 दिन कर दिए, 20 डेज में रिस्पॉन्ड करिए, नहीं रिस्पॉन्ड करिए। अच्छा, बट पहले ज्यादा था। अच्छा, इनको गवर्नमेंट का है, आप 50 दिन ले लीजिए भाई। रिस्पॉन्स टाइम हैज बीन शॉर्टेंड, रिस्पॉन्स टाइम जो है वो 20 दिन कर दिया है कि आप इसको पढ़ के अपने ऑब्जेक्शंस फाइल कर दीजिए। बट क्या ये इंडिया में आप मेरा बस यही सवाल है कि देखिए आप लोग तो काफी एक्सपर्ट्स हैं सब्जेक्ट में, बट जिसके एरिया में ये प्रोजेक्ट आने वाला है उसको शायद पता भी नहीं कि क्या इसके फायदे हैं, नुकसान हैं, कैसे इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो शायद आम आदमी को थोड़ा और समय लगे, तो शायद जो 30 दिन की पहले सीमा थी उसको 20 दिन कर दिए। 10 दिन में हालांकि कोई आसमान नहीं टूट जाएगा, लेकिन बट 10 दिन भी शायद मायने रखता है उन लोगों के लिए जिन पे प्रभाव पड़ेगा। तो एक ये है, मतलब एक प्रस्ताव है। मेरा तो कहना ये है, आप 50 दिन कर दीजिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप 50 डेज कर दीजिए। रिस्पॉन्स टाइम की बात हो रही है ये कि आपने एडवर्टीजमेंट पढ़ा, आप 20 के बजाय 50 दिन में रिस्पॉन्ड करिए। ये जब 500-600 पेज की AI रिपोर्ट होती है उसमें पूरी बहुत सारी चीजें दी गई हैं और ये AI नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है। अब ये देखिए कितना उसने हर चीज पे आपको डिटेल्स में देना पड़ेगी। रॉ मटेरियल क्या यूज करोगे, फ्यूल क्या यूज करोगे, और कितने पेड़ काटोगे, व्हाट आर द प्रोजेक्ट बेनिफिट्स। बट ये सर आप ये कह रहे हैं कि जहां प्रायर, आप एकदम सही कह रहे हैं, बट ये वो स्थिति है जहां प्रायर मतलब पहले आप बता रहे हैं, एक बार मतलब किसी ने अपना, जैसे इंडस्ट्री एक्सपेंशन की भी बात की जाती है, 25% अगर कोई इंडस्ट्री बनी है उसका 25% वो एक्सपैंड कर सकते हैं अगर ये चेंजेस जो आए जाएंगे। और ऑब्वियसली जैसे आपने कहा 500-600 पेजेस की अच्छी डिटेल रिपोर्ट है, जाहिर सी बात है 500-600 अगर रिपोर्ट की इतने पेजेस की है, क्या 20 दिन भी सही होंगे? और जो आदमी को समझ भी नहीं कि ये क्या टेक्निकल चीज है। तोंगड़ जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसमें जो है कैटेगरीज जो है A, B1, B2 जो है, B2 की जो सूची भी बढ़ा दी गई है, यानी कि वो इंडस्ट्री जिसमें और एग्जेम्पशन जो दिए गए हैं वो B2 में डाले गए हैं। तो इसको लेके थोड़ा बताएं आप, थोड़ा इसके बारे में विस्तार में बताएं। बिल्कुल, एग्जेम्पशन EIA नोटिफिकेशन का जो प्रीव्यू था काफी डिटेल था, काफी ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में इसको लेके चला गया था 94 में, क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी के बाद एक थॉट था, एक सरकारी मशीनरी में, पब्लिक में एक अलग क्रेज था कि हम कुछ एनवायरमेंटल लॉज को टाइट करें। तो जहां तक आपने एग्जम्पशन की बात की, एग्जम्पशन अभी से नहीं, मनमोहन जी की सरकार में भी एग्जम्पशंस लगातार दिए जाते रहे हैं और अभी भी उसको और बढ़ाया गया है। बिल्डर्स को एग्जम्पशन देना, इसके अलावा तमाम रोड प्रोजेक्ट्स को, लीनियर प्रोजेक्ट्स को एग्जम्पशन देना,
तो जहां तक आपने इसकी डिटेल डिस्कशन की बात की, तो एग्जम्पशंस का लिमिटेशन इस बार काफी बढ़ा है, काफी प्रोजेक्ट्स को इसमें एग्जम्पशन दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा है, इसका एक तरह से इसके बहुत नेगेटिव इफेक्ट होंगे लॉन्ग टर्म में। जैसे आपने देखा ऑयल गैस लीक का मैटर, ऑयल गैस का जो आसाम में इशू आया, एलजी पॉलीमर्स का रिसेंटली इशू, इस तरह के एक्सीडेंट अनफॉर्चुनेटली भगवान करे ना बढ़े, लेकिन बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि रेगुलेशन या आप इतने लूज कर रहे हैं। और सर ने जैसा अभी रेफरेंस दिया, काफी सीनियर लॉयर है सर, मैं उनको काउंटर नहीं करना चाहता, मैं अपना वेरी हम्बली अपना कंसर्न रखना चाहता हूँ कि जैसे सर ने कहा कि सीपीसीबी पेनलाइज कर सकती है, सीपीसीबी एक्शन ले सकती है अगर कोई वायलेशन करते हैं, लेकिन अभी इस ड्राफ्ट में सीपीसीबी को तो पावर है एक्शन लेने की, लेकिन पब्लिक को पावर नहीं है। अगर कोई वायलेशन आता है तो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट या गवर्नमेंट एजेंसी ही कंप्लेन कर सकती है। आप बता दिए सीपीसीबी ने या गवर्नमेंट एजेंसीज ने या प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट ने कितनी बार वायलेशन कोर्ट में उठाए हैं? केवल और केवल एनवायरमेंटलिस्ट या जो वहां के आसपास के लोग हैं वही वायलेशन के केसेस को उठाते हैं। अगर ये केसेस सीपीसीबी या एसपीसीबी उठाते तो क्या एलजी का मैटर हो पाता? एलजी पॉलीमर्स इस तरह से वायलेट कर पाते बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस के? लास्ट 20 ईयर्स से वो लोग रन कर रहे हैं, कभी किसी ने रेज नहीं किया, एनवायरमेंटलिस्ट ने रेज किया, वो भी अब आकर। तो ये एक कंसर्न है। पंजवानी जी, क्या आपको लगता है कि ऑब्वियसली कानून को चेंज होना चाहिए समय के साथ, सब कुछ देख के, बट ऑब्वियसली जो मेन उसका नियत जो है, क्या आपको लगता है कि इसमें थोड़ा और सोच समझ की जरूरत है? जैसे सरकार ने खुद का, मंत्री जो एनवायरमेंट मिनिस्टर का खुद कहना है कि ये ड्राफ्ट है, कंसल्टेशंस खूब हजारों शायद लोगों ने लिखा है इसके बारे में, तो मिनिस्ट्री पढ़ेगी इसको। तो क्या आपको लगता है कि कुछ इसमें जो पंक्तियां जो हैं, कुछ ऐसे जो प्रोविजंस जो हैं, उसमें थोड़ी और सोच की जरूरत है, या आप सहमत हैं जिस तरीके से अभी दिया गया है उससे आप पूरा सहमत हैं? नहीं, सहमत है। इसका एक रीजन है, ये एनफोर्समेंट की बातें और एनवायरनमेंट की बातें दोनों मिक्स हो रही हैं, इसको अलग रखना है। अब किसी ऑफिसर का नेग्लिजेंस है, उसको एनवायरनमेंट में मत लाइए, आप उसको आप नेग्लिजेंस और पनिशमेंट में डील करिए। जैसे जो इंजीनियर्स वहां थे एलजीओ के फैक्ट्री में, उन्होंने 4 महीने बाद ये जो रॉ मटेरियल है गैस, उसको यूज किया, उसके कोई टेस्ट नहीं कराई, उसको यूज किया, और उस वक्त जो प्रेजेंस इंजीनियर का होता है, उसका एक्सपीरियंस, उसकी क्वालिफिकेशंस और बहुत सी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। जैसे उसको महसूस हुआ कि कुछ हो रहा है, मीटर दिखा रहे हैं, घूम रहे हैं, उसको वहीं के वहीं बंद कर देना था एलजी में। उसने नहीं किया, उसने चलने दिया। ये रिपोर्ट्स मीडिया में आ चुकी हैं कि वहां जो 2-3 इंजीनियर्स थे, उन्होंने लीक होने दिया, उन्होंने कहा हवा में जा रहा है, इसको हम लोग टेक्निकल वर्ड में कहते हैं डिस्पर्सल। अब ये डिस्पर्सल हो रहा है तो किसी को कुछ तकलीफ नहीं होगी, लेकिन इतना वॉल्यूम लीक हो गया कि तकलीफ हुई, 12-13 लोग मर गए, 1000 लोग इंजर्ड हो गए। इसके बाद देखिए, अब इसके बाद विक्रांत जी सुन रहे हैं? जी हाँ, इसके बाद इमीडिएटली उन ऑफिसर्स को, जो इंजीनियर्स वहां थे, उनको अरेस्ट करना था, और अरेस्ट करके जुडिशियल कस्टडी में भेजना था, और यहाँ इन्वेस्टिगेशन होनी थी एविडेंस की। पूरा जो प्रोसीजर है वो एविडेंस, उसको रिकॉर्ड करना था। ये कुछ भी नहीं हुआ। जी हाँ। अब इसमें दूसरी चीजें नहीं लाइए आप, ये नेग्लिजेंस है, इसको आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बना के ही डील कर सकते हैं। और नेग्लिजेंस और करप्शन, इसको हम मिक्स नहीं करें। दूसरी बात, ये जो बायोडाइवर्सिटी है, अब मैं थोड़ा सा आपको ले जाऊं कि मैं क्या सोचता हूं। ये पूरी जो बायोडाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम है, ये चलता रहेगा। इसमें आपका और मेरा हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हो तो ही फर्क पड़ेगा, उसको डैमेज ही करोगे आप। बायोडाइवर्सिटी ऑन इट्स ओन कैन सर्वाइव, इट डज नॉट नीड ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स नीड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है पेड़ पौधे, पानी, हवा, सॉइल, ये सब चीजें ह्यूमन बींग को जरूरत पड़ती है। माइनिंग में आपको चाहिए, अब बायोडाइवर्सिटी को जिंदा रहने के लिए माइनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको चाहिए एल्यूमिनियम,
आप खोद रहे हो, तो ये एनवायरमेंटल इश्यूज हैं। दूसरा इशू ये है, ये जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है और ये जो रिपोर्ट लिखते हैं, इसमें आप देखिए कि डैमेज कितना कर रहा है। असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर थोड़ा डैमेज है, रिन्यूएबल है, उसको फिर ठीक कर सकते हैं तो एक बात है, लेकिन डैमेज इतना ज्यादा हो जाए कि आप वो पानी नहीं यूज कर सकते, आपके पेड़ ऐसे इतने हजारों में काट दे कि आपके पास लैंड ही नहीं है फिर से लगाने का कॉम्पनसेटरी, जो फॉरेस्टेशन बोलते हैं कि साहब आप एक के बजाय 10 पेड़ लगाओ, आपका लैंड कहाँ है। आज आगरा में क्या हो रहा है, वहीं के वहीं काट रहे हैं पेड़ और वहीं के वहीं लगा रहे हैं, और फिर वही पेड़ जो लगा दिए हैं कॉम्पनसेटरी उसको फिर काट रहे हैं, फिर उसको सी में ले गए, एक सर्कल बना दिया है, वहीं पे पेड़ लगाया जा रहा है। तो हमको ये जो एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स हैं, एक तो छोटे छोटे प्रॉब्लम और एक इतने डैमेजिंग प्रॉब्लम्स कि आप ठीक ही नहीं कर सकते एनवायरनमेंट, इनको अलग रखना है। तो और दूसरी ये परमिशंस की बात जो है, ये जो नेग्लिजेंस और करप्शन, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी और वाटर कमीशन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, 15-16 डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू ये प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट जाता है। उसमें एक ये एनवायरनमेंट भी आ गया है। एक जगह ये भी लिखा हुआ है इसमें ड्राफ्ट में कि ये एक बार हो जाए, ओके हो जाए अगर प्रोजेक्ट, तो सीपीसीबी और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जरूरत ही नहीं है। वो मेरे ख्याल से बहुत गलत होगा। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कंसेंट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत टफ होती है, वो इतना आसान नहीं होता। वो कंसेंट टू एस्टैब्लिश, कंसेंट टू ऑपरेट बात की बात है, कंसेंट टू एस्टैब्लिश बहुत तगड़ा रूल्स हैं उसमें। जो पहले स्क्रीनिंग प्रोसेस का था कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स के लिए, वो एकदम हटाया जा रहा है। आपके हिसाब से ये भी चिंता का इशू है? बहुत बड़ा चिंता का विषय है ये। हम इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। एंड इसका ये भी मतलब कि एंड जो सूची जो बढ़ाई गई है, जो और प्रोजेक्ट्स डाले गए हैं B2, मतलब A लेवल हाईएस्ट कैटेगरी जो है, जिसके लिए मतलब पूरे परमिशंस वगैरह चाहिए, उसके बाद B कैटेगरी आती है और B में भी B1 और B2 जो है सबसे इजी है एक तरीके से सेटअप करना, या लेस डिफिकल्ट है एक तरीके से। तो B2 में जो कैटेगरीज डाली है, इंडस्ट्रीज डाली है, उसकी सूची बढ़ा दी गई, यानी कि और लोग अब एक तरीके से आसानी से इन्वायरमेंटल लॉज को बाद में एक तरीके से परमिशन वगैरह ले सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 25 मेगावाट से नीचे जो प्रोजेक्ट है, अगर कोई बनाता है, उसे भी B2 कैटेगरी में डाल दिया गया है। और ये हमें पता है, एनवायरमेंटलिस्ट बताते हैं कि भाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का जो प्रभाव सिर्फ पानी रोकने पे नहीं होता, आसपास पूरे इकोसिस्टम पे होता है। तो ये मैं आपसे फाइनली अब जो है, ये लड़ाई जो है कानूनी लड़ाई हो गई है एक तरीके से। सरकार का कहना कि देखिए ये सिर्फ ड्राफ्ट है, अभी हम इस पे जो भी अमेंडमेंट्स वगैरह प्रस्तावित हैं इस पे सोच समझ करेंगे। आपसे आखिरी पॉइंट विक्रांत, ये मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में भी है। बड़ा सिंपल एक दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि आप जो है इस पूरे चेंजेस को, प्रस्तावित चेंजेस को रीजनल लैंग्वेज में छापिए, बिकॉज बहुत जरूरी है कि लोग जाने और राज्य के अपने रिस्पॉन्स दें। क्या ये कार्य अभी तक हो पाया है पूरा? नहीं, जहां तक हमें हाईकोर्ट का ऑर्डर है। हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट का 30 जून का ऑर्डर है और उस ऑर्डर को विद इन 10 डेज ट्रांसलेशन वर्क करके वाइड पब्लिसिटी करनी थी रीजनल लैंग्वेज में इस ड्राफ्ट EIA 2020 की। वो काम अभी नहीं हो पाया है, 10% काम भी उसमें नहीं हो पाया है। जब हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, वो भी लगभग 1 महीने बाद हमें इन्फॉर्मेशन मिल पाया, 30 जुलाई को मिल पाया। उसमें ये आया है कि केवल 3 लैंग्वेज में, नेपाली, मराठी और इस तरह की 3 लैंग्वेज में, 22 में से केवल 3 लोकल या रीजनल लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया है, जबकि काफी टाइम वो लोग ले चुके हैं और कमेंट्स देने का टाइम खत्म हो चुका है और अभी तक ट्रांसलेशन वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। तो एक तरह से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो लोगों का, कि लोगों को ट्रांसपेरेंसी के साथ गवर्नमेंट अपना स्ट्रेटजी बताए, या जो वो नोटिफिकेशन लेके आ रहे हैं जिससे लोग ऑब्वियसली इफेक्टेड होंगे, उसके बारे में जो बताने की बात है, वो कहीं ना कहीं पर्पस जो है गवर्नमेंट ने वो बात कहीं ना कहीं जो ऑर्डर है उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं किया है। इस वजह से लोगों में काफी रोष है। जैसे ट्राइबल कम्युनिटी है, क्या वो हिंदी अंग्रेजी में, जरूरी नहीं है वो हिंदी अंग्रेजी में पढ़ सके, कुछ लोग उनमें हो सकते हैं हिंदी अंग्रेजी में इस ड्राफ्ट को पढ़ सके, लेकिन उनकी लैंग्वेज में
उनके बीच में जाकर हमें इसे समझाना चाहिए, फिर उनके ओपिनियन के बाद इस पर काम करना चाहिए। और लास्ट में कंक्लूड करना चाहूंगा, क्योंकि एक बात लगातार आ रही है सर कि ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट, अभी आप ऑब्जेक्शन सजेशन दीजिए। देखिए ड्राफ्ट है, हमने अक्सर ऐसा देखा है लास्ट 10 इयर्स में, कई ऐसे नोटिफिकेशन चैलेंज किए हैं, कमेंट्स भी दिए हैं, बहुत डिटेल कमेंट्स दिए हैं, मिलकर भी कमेंट्स दिए हैं, लेकिन फाइनल नोटिफिकेशन और ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में माइनर डिफरेंस होता है। वो भी ये देखने में आया है कि कॉर्पोरेट ने जो चेंजेस कहे हैं उनको मेनली कंसीडर किया जाता है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ऐसे 10 या 11 एग्जांपल भी हमें दे सके कि सिविल सोसाइटी, एनवायरमेंटलिस्ट, एनवायरमेंट कंजर्वेशनिस्ट के इस तरह के ड्राफ्ट्स को फाइनल करते वक्त किन किन के सुझाव को कंसीडर किया गया, सब बहुत कम होता है। हमें कोर्ट में ही जाना होता है अपने पॉइंट्स को दोबारा उठाने के लिए। और ये जो नोटिफिकेशन है, लास्ट लाइन में कहना चाहूंगा, ये नोटिफिकेशन कंपाइलेशन ऑफ द वायलेशंस है, एनवायरमेंटल लॉज का वायलेशन को कंपाइलेशन किया है। और कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, एनजीटी के ऑर्डर हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं ईआई नोटिफिकेशन को, उन ऑर्डर्स को ना मानते हुए अगेन दोबारा उनका कंपाइलेशन करके फिर एक नोटिफिकेशन ले आए, जबकि उन सबको चैलेंज किया जा चुका है। मतलब मेन मकसद क्या प्रोजेक्ट को ही देने का है, पर्यावरण सेकेंडरी है क्या? मीन ऑब्वियसली ये जो विक्रांत पॉइंट बना रहे हैं, नहीं, एनवायरमेंट सेकेंडरी बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक सेकंड दें, मैं आपको बताऊं कि सीपीसीबी और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पूरे स्टेट्स में एक एक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसके ऊपर बैठा है सीपीसीबी। ये स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। इसका मतलब है कि एयर एक्ट और वाटर एक्ट की पैदाइश है। ये ऐसे इसको ब्रश असाइड नहीं कर सकते। ये जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है, अगर ये कह रहा है, जो कि कह रहा है कि कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है स्टेट बोर्ड से, ये गलत है, क्योंकि ये ऑटोनोमस बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये गवर्नमेंट से अलग हटके है। अब आप पूछोगे आप तो गवर्नमेंट की बॉडी हो, ऐसा नहीं है। इट इज ऑटोनोमस बॉडी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री। बाकी हमारे सारे फंक्शंस और राइट्स स्टैट्यूट यानी एक्ट में दिए गए हैं। एयर एक्ट और वाटर एक्ट और एनवायरनमेंट एक्ट, तीनों में हमारे फंक्शंस, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं। ये नहीं है कि हम कोई वो नहीं है, मोहरे नहीं है सरकार के, हमारे अपने राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और अगर हमारे ऑफिसर्स नेग्लिजेंट हैं तो उस पर हम एक्शन लेते हैं। जैसे ये एलजी वाला है, अभी मुझे इस वक्त मालूम नहीं है, लेकिन एक्शन जरूर लिया होगा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चेयरमैन ने और मेंबर सेक्रेटरी ने, कि जो एयर वाला और जो स्टोरेज हैजर्डस वेस्ट वाला है, देखिए हैजर्डस केमिकल्स का एक अलग डिवीजन होता है हर बोर्ड में, उसके एक इंचार्ज होता है, 3 साइंटिस्ट रहते हैं उसमें, एक कन्वीनर और 2 साइंटिस्ट। और ये पूरे स्टेट्स में ऐसा है, तो उनके ऊपर एक्शन जरूर लिया होगा। अभी मैं नहीं कह सकता कि लिया है कि नहीं लिया है, और आपके ये इंटरव्यू देखने के बाद तो जरूर लेना पड़ेगा। कॉपी भेज दीजिए एक सीपीसीबी को। चलिए जरूर भेजेंगे। बट ये भी तो पॉइंट है कि जहां तक स्टेट अप्रेजल कमिटीज जो हैं, अब सेंटर का ज्यादा रोल होगा इन टर्म्स ऑफ फॉर्मिंग दैट। सेंटर्स खुद अब डिसाइड करेगी। और ये भी पॉइंट स्टेट्स का उभर के आ रहा है कि भाई एक तरीके से जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो कुछ पावर स्टेट के पास थी, क्या वो पावर्स भी अब एक तरीके से जा रही हैं स्टेट की? मतलब सेंट्रल जो है डायरेक्ट, अगर अप्रेजल कमिटीज जो हैं स्टेट्स की अगर ये गठित कर सकता है, तो इसमें फिर स्टेट का कितना पावर रहा, सेंटर का कितना रहा? सही बोल रहे हो आप, ये बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये समझ रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान इनका है, ऐसा नहीं है। पूरा हिंदुस्तान एमओएफ का नहीं है। हर स्टेट में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और 14-15 और एजेंसीज हैं जो स्टेट गवर्नमेंट में ही आती हैं। उसकी सब की सब पावर लेके आप ये कहो कि ये मैं इसको अलाउ करूंगा, इसको नहीं अलाउ करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये पॉइंट पता नहीं विक्रांत जी ने उठाया है कि नहीं, क्योंकि स्टेट पावर्स, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेसिडुअल लिस्ट, ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। तो अभी तो खैर ट्रांसलेशन पे हैं, विक्रांत जी ट्रांसलेट करा रहे हैं। पता नहीं 17-18 लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, तो 2 में इंग्लिश हिंदी में तो होता ही है जी। उसके बाद ये 16 लैंग्वेजेस और हैं, उसमें ट्रांसलेशन होगा इनका, तो उसमें टाइम लगेगा जी।
बट इसको लेके आप भी चिंतित हैं कि अभी जो प्रस्ताव जो है वो सीधे अब सेंटर जो है जब स्टेट्स की जो कमिटीज जो है अप्रेजल कमिटीज में अगर डायरेक्टली अपॉइंटमेंट कर सकता है तो अकॉर्डिंग टू यू एक चिंता का विषय है पंजवानी साहब? ये हो नहीं पाएगा, प्रस्ताव तो है क्योंकि आप देखिए ना, ये जब सबसे पहले वाटर एक्ट बना 1974 में, तो मिसेस गांधी गई थी वहां 73 में स्टॉकहोम, तो वहां से कुछ सीख के आई, तो उन्होंने कहा पार्लियामेंट में बिल पास करा दिया। उसके बाद वो बिल 6 स्टेट्स में भेजना पड़ा। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं था, सिर्फ बिल था वाटर एक्ट, क्योंकि ये वाटर एयर ये सब स्टेट सब्जेक्ट भी है, तो ये भेजना पड़ा था। आप देख लीजिए, पहले ही पेज में लिखा हुआ है वाटर एक्ट में दैट दीज 6 स्टेट्स हैड ओकेड। तो ये जो है ना, ये परमिशन आपने जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ चीजें होंगी कुछ चीजें नहीं होंगी, बट जैसे आप बोथ ने आई थिंक ये कहा कि इम्पोर्टेंट पॉइंट जरूर है। पंजवानी साहब ने भी कहा कि इस ढांचे में जो है कुछ चीजों से वो भी सहमत नहीं है, कुछ चीजों से सहमत हैं। तो जाहिर सी बात है कंसल्टेटिव प्रोसेस है, लेकिन काफी विवाद बना हुआ इस पूरे मुद्दे को लेके। तो बहुत बहुत शुक्रिया विजय पंजवानी जी और विक्रांत टोंगड़ हमसे बात करने के लिए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पे, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट जो है प्रस्तावित चेंजेस का, उसके ऊपर एक इम्पोर्टेंट चेंज जो है जो कानून एनवायरमेंटल कानून को लेके है। सरकार का कहना है कि प्रस्तावित चेंजेस से जो है कानून मजबूत होगा, एनवायरमेंट की संरक्षण की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ दोनों विजय पंजवानी जी और विक्रांत टोंगड़ इस बात से तो सहमत हैं कि कुछ ऐसे उसमें प्रावधान हैं जिससे वो दोनों सहमत नहीं है, जो उनके हिसाब से सही नहीं है। पंजवानी जी का कहना है कि कुछ जो चेंजेस प्रस्तावित हैं उससे कानून जरूर मजबूत जरूर होगा और ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, लेकिन उनका भी कहना है कि वाकई इस कई ऐसी चीजें हैं जो एकदम उससे भी वो सहमत नहीं है। विक्रांत टोंगड़ का कहना है कि ये पूरा जो है नए प्रस्ताव जो हैं, ये सारे प्रस्ताव जो हैं एक तरीके से कानून, पर्यावरण के कानून को जो है कमजोर किए जाएंगे अगर इन प्रस्तावित चेंजेस को अडॉप्ट किया जाएगा। तो बहस जारी है। सरकार का कहना है कि काफी उनको जो है रिएक्शंस मिले हैं लोगों के, पब्लिक के, वो सारा वो पढ़ेगी और उसके बाद जो है फाइनल कोई ड्राफ्ट निकाल के आएगी। क्या रुख रवैया होगा, क्या उसका चेहरा होगा, ये सिर्फ इंतजार करके देखना होगा। मीनवाइल ये मामला जो है हाई कोर्ट्स में भी है और पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी भी जो है इस पूरे मामले को संज्ञान में उन्होंने रखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया।